बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सलीमी साहब, हुकूमत शायद लगता है कि काजी फैज़ ईसा साहब की फ़ोटो कॉपी ढूंढ रही है कि वो जो निज़ाम की गारंटी थी, वो तो खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए और उनके वैसे ही पीछे पीछे मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए हैं। अब आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की और आज जो लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई जिसके बारे में पहले तो ये कहा गया कि जनाब उसमें कोई इस तरह की बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने भी जब गुफ्तगू की, उन्होंने भी कहा कि किसी नई आईनी तरमीम की उसमें बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ गोल्फ का मैच देखने की बात की। लेकिन अब खबरें ये आ गई हैं कि हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की जानिब जा रही है। अब उस तरमीम के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज एक इंटरव्यू दिया टीवी चैनल पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जनाब हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सीनियर तरीन जज है ना तीनों, उनको जो आगे आईनी बेंच तश्कील दिया जाना उसका वो हिस्सा ही ना बने। ये अब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मंसूर शाह साहब को नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो मुतनाज़ जज हैं। पहले हालांकि ये कहते रहे हैं कि नहीं जी, मेरिट पे थे तीनों जिनके नाम आए थे, जिनमें से उनको एक चीफ पीटीआई जस्टिस ने लगेगा। बदनाम किया जी था। जी। और दूसरा उन्होंने फिर मुनीब अख्तर साहब के बारे में कहा कि अगर वो आएंगे तो वो मुतनाज़ हो जाएंगे, कि एक को मुतनाज़ जज है इसलिए नहीं आना चाहिए, दूसरे को इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो मुतनाज़ हो जाएगा। ठीक है। ख्वाहिश इनकी ये है कि ये काजी साहब की शायद फोटो कॉपी ढूंढ रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह हों और बाकी भी वो जज उन 5 में से ही हों जिन्होंने अक्सरियती फैसला नहीं लिखा था मखसूस नशिस्तों का। अब एक राणा साहब की ये ख्वाहिश है। फिर बैरिस्टर कील साहब ने भी ये कहा है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि सीनियोरिटी जो है वो याहिया अफरीदी साहब के बाद काउंट की जाए, ऊपर वाले जजों को फिर किधर रखेंगे। तो क्या देख रहे हैं हुकूमत और राणा सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि इनको बेंचेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है कि काजी साहब की तरह इनको अमीनुद्दीन खान साहब मिल जाएंगे आईनी बेंच में, या याहिया अफरीदी साहब इस बात पे मानेंगे? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। और ना इनको काजी से, बल्कि ना इनको, इनकी बजाय पाकिस्तान को भी काजी फैज ईसा जैसा कोई जज दोबारा नहीं मिलेगा। और ये अच्छी बात है। और हर इदारा अपनी असल की तरफ लौट रहा है। जजेस को अपने अपने असल काम की तरफ लौट जाना चाहिए। पोलिटिसाइज चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और तमाम जजेस अपने अपने उस स्पेक्ट्रम के अंदर या उस एक अपने किरदार के अंदर वापस चले जाएंगे जो एक पिछले दिनों में एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था। क्योंकि इसकी सीधी सी बात है, आईनी अदालत के बनने के बाद, सॉरी, आईनी बेंच के बेंच बनने के के बनने बाद, को। आईनी बेंच के बनने के बाद वो तमाम पॉलिटिकल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स के अंदर चलते थे वो आईनी बेंचेस के अंदर चले जाएंगे। तो जजेस तो वैसे ही सीधे मतलब सुकून में आ जाएंगे, सिंपल सिंपल सीधे सीधे केस करेंगे। और बल्कि आज तो कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है जी सर। जी। वो 3 दिन की कॉज लिस्ट के पता कितने केसेस लगाए हैं सर? 900 कुछ केसेस नौ है मेरे सौ ख्याल, नौ सौ हाँ, नौ सौ छियासी के छियासी समथिंग या केसेस 48 लगाए हैं केसेस हैं जी। 3 दिन के अंदर, तीन जी। से चार दिन के अंदर 8 बेंचेस के लिए। और अपने जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो ये याहिया अफरीदी साहब का जो एक 2-3 फैसले आते ही जो उन्होंने किए हैं, ये आपका मूड तय कर गए हैं। जी। ये अदालत ना पोलिटिसाइज होगी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ है, ना ही ये अपोजिशन की साइड पे जाएगी। ये सिंपल स्मूथ एंड तरीके से, अपने आसान से तरीके से ये अपने मामलात को हल करेंगे, अपने केसेस को हल करेंगे। अपने ऊपर एक जो छाप लगी हुई है कि अदालत जो है वो केसेस को लटकाती है, ये करता है, वो करता है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे जिस स्पीड के साथ याहिया अफरीदी साहब ने जो अभी ये काज लिस्ट जारी की है, अगर ये 2 से 3 महीने 4 महीने रह गए तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद कोई केस ही ना बचे देखने को। 60,000 केस है तकरीबन। सर 60,000 उस हिसाब केस। से देखें तो उन्होंने अच्छा इकदाम है उनका ये। अच्छा, अब एक तो आपने कहा कि छाप सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ऊपर से उतारना चाह जी रही है। बिल्कुल ऐसे ही। छाप शायद वो भी उतारना चाह रही है जो काजी फैज़ साहब की वजह से लगी थी बिल्कुल कि बिल्कुल। ये ताकतवरों का, या अगर कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, तो उस छाप को भी शायद खत्म करने की कोशिश की जाए। अब कल वो इजलास है जिसके बाद हुकूमत को शायद मजीद झटके लगे। कल फुल कोर्ट का इजलास है जिसमें 18 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बैठे होंगे, क्योंकि अभी 18 नहीं होंगे, 17 16। होंगे। 16। 17 काजी होंगे ना। साहब निकल गए ना। पहले 19 थे ना, काजी साहब निकल के तो 18 रह गए। 18 में से जस्टिस मंसूर शाह साहब उम्रे पे, हाँ 17 बिल्कुल। जज कल बैठेंगे। 17 जज कल बैठेंगे सर। ठीक है सर। उसके अंदर वो जो सदारती ऑर्डिनेंस आया जिस पे एतराज किया जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, उसका भी बात होगी। फिर जो जुडिशल कमीशन जो नए तरीके से बनना, हम्म।
13 रुकनी जुडिशल कमीशन, उस पर भी यकीनन बात होगी। और ये जो तमाम आईनी तरमीम वाले मामलात हैं जो आगे आनी भी हैं मजीद, और जो 26वीं आई भी है उसके खिलाफ भी कुछ दरखास्तें जा चुकी हैं, ऐसा ही ठीक है। है। उसके हवाले से कल शायद लगता है कि इजलास के बाद हुकूमत को जो पहले जिस तरह 2 झटके कल लगे, मजीद झटके लगेंगे। सर दो चीज़ें तो बिल्कुल तय हो गई हैं ना। एक तो आईनी जजेस के हवाले, आईनी बेंचेस के हवाले से वो सीधा सीधा मामला चला गया। फुल कोर्ट है। जी जस्टिस मंसूर का जो आखिरी खत था, उस जो डिमांड थी फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट आ गया। मतलब वो एक तरीक़ेकार के तहत ही आया है, लेकिन फुल कोर्ट तो है, तमाम जजेस बैठेंगे, डिस्कशन होगी। एक बात। दूसरी बात, मंसूर नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन शायद मंसूर को ऑनलाइन ले लें, वीडियो लेकिन कॉन्फ्रेंस के वो ज़रिए मुनीब उनको। अख्तर साहब तो है ना। मुनीब अख्तर साहब रहे सर, जी मुनीब अख्तर साहब का इतना इशू नहीं है। मंसूर की जो बुनियादी डिमांड थी, जस्टिस मंसूर की जो बुनियादी डिमांड थी कि एक जब तक ये फैसला नहीं होता प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड एंड प्रोसीजर प्रोसीजर, कमेटी वाला, हाँ उसको वापस नहीं करते तो वो उसको कर वापस, दी गई, वो तो वो कल ही कर दी गई थी। वापस आ गई। जी मुनीब अख्तर भी वापस आ गए, जी जस्टिस मंसूर भी वापस आ गए। जी जजेस को जस्टिस याहिया के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, जी। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जस्टिस मुनीब को भी और जस्टिस मंसूर को भी उनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं, नहीं तो बल्कि वो शायद तो वो तो उन्होंने देखें सुकून में आ गए जिस हैं। दिन हल्फ उठाया अलबरदारी की तकरीब में सारे जज पहुंचे, जो काजी साहब को अलविदा करने नहीं आए हाँ, वो सारे काजी जज साहब को पहुंचे, तो उन्होंने सब। मैसेज दिया। और शायद वो जो हुकूमत का एक प्लान था कि इनको जो है हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, ऊपर वाले दोनों सीनियर जज जो हैं वो वैसे इस्तीफा दे देंगे, बाकी फिर पीछे मेजोरिटी नहीं बचेगी, वो जो 8 जजेस जिनको हम ख्याल कहा जा रहा है उनकी मेजोरिटी नहीं बचेगी, तो वो जनाब हमारा ऊपर हाथ आ जाएगा। लेकिन अब प्लान फेल हुआ ना। अब वही तो प्लान फेल हुआ कि उन्होंने जजेस ने याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस भी मान लिया ऐसे ही है और सर, ऐसे ही है। इस्तीफा भी नहीं दिया। इस्तीफा भी नहीं हुकूमत दिया। फिर सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, सीनियर जज तो वही रहेंगे। अब वो जो बैरिस्टर कील साहब की ख्वाहिश है कि जी सीनियोरिटी काउंट ही याहिया अफरीदी साहब के पास होनी चाहिए, तो ऊपर वालों का क्या करना अब है। हुकूमत के पास सिर्फ आखिरी एक हरबा रह गया, आईनी बेंच जी या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसने आईनी बेंच तश्कील देना है। जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जी जी। उसके अंदर आप सीजे होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस तीन होंगे, सीनियर 3 जजेस, सीनियर जज होंगे, तीन सीनियर जज होंगे, चले 4 जज हो तीन, गए, 4 जजेस हो गए। 4 जजेस में से आप फर्ज कर लें कि एक जज निकल गया, 1 जज निकाल दें चलें दूसरी साइड पे, ठीक है। 3 एक साइड पे कर दें, तीन एक साइड पे कर लें, ठीक हो ठीक गया। हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर 3 जजेस होंगे। जी हाई कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस जो होंगे वो सीजे के साथ जाएंगे। उसी के साथ जाएंगे, ठीक। उन्होंने आप सुप्रीम कोर्ट में तो जाना है ना सर, तो वो कैसे ये सीजे के तो अगेंस्ट जा सकते हैं। 5-1 हो गए अभी तक, 5-1 हो गए, ठीक। ठीक है। उसके बाद आपके आ तो गए लॉ मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है, अटॉर्नी, उनको तो ये निकाला वो 5-3 हो गया, 5-3 हो गया। ठीक। 5-3 हो गया। उसके बाद आपके गवर्नमेंट के एक एमएनए, और एक एक सेनेटर, एक सेनेटर, 5-5 हो गया। 5-5 हो गया। उसके बाद आ जाएं जी अपोजिशन। ओपोजिशन का गवर्नमेंट, अपोजिशन में चले आप 2 में से एक तो रखेंगे ना, जी पीटीआई का एक तो बंदा आएगा, जी जी। ठीक है। सेनेट से एक आ जाएगा या उधर से एक आ जाएगा। आप फॉर एग्जांपल आप अपने जेयूआई को एक सीट दे देते हैं, वो तो मेरा ख्याल है ओपोजिशन मिलकर डिसाइड करेगी ऑपोजिशन ये कि मिलकर कौन सा डिसाइड बंदा करेगी दे। ना कौन सा बंदा देगा। ठीक है, तो ये ये आगे कामरान मुर्तजा आ आपके जाएंगे हिसाब के या अली मुताबिक जफर आ जाएंगे या कोई और इनमें से 7-5 एबीसीडी। हो गए। 7-5 हो गए। एक बंदा है जो चले स्पीकर साहब की मर्जी से आना है, एक बंदा आएगा स्पीकर साहब की तरफ से। 7-6। 7-6, 7-6 का डिसाइड है सर। नहीं लेकिन अभी भी इसमें वो है कि यही अफरीदी साहब फिर भी अभी देखना है कि वो क्या करते हैं। फाइनल वोट या फ्री। यही अफरीदी, मतलब जो आप अगर विटो पावर कह लें यस, तो वो यही अफरीदी साहब वो के पास वीटो है पावर या कि फ्री साहब के जिस पास है। तरफ को वो जाएंगे उधर को जनाब मामला सारे जाते हुए दिखाई देते ऐसे हैं। ऐसे अब कल का इजलास जो है सलीमी साहब वो बड़ा अहम है, इसलिए जाते जाते सिर्फ ये बताइएगा कि जो 27वीं आईनी तरमीम जिसका अब शोर पड़ गया, जिसका ये कहा जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो वादा कर चुके थे कि 27वीं आईनी तरमीम लेके आएंगे, उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्या है कि क्या करना चाह रहे हैं, मजीद क्या करना चाह रहे हैं अभी। सर 2 बातें जो पहले भी आई थी, जिनको बाद में बिलावल और फजलुर रहमान साहब ने डिनाई किया था, वही अब दोबारा 27वीं तरमीम के हवाले से आ गई। सही। आर्टिकल 8 जी जी जिसकी काफ़ी सारी बात गश सुनने में आ रही है, और दूसरा आर्टिकल 243। अब बुनियादी हकूक़ के हवाले से ये दोनों तरमीम हैं, इनके हवाले से बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है सर। अब बिलावल इसके ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल बिलावल इस आइनी तरमीम के ऊपर आ जाते हैं कि ठीक है मैं इसके ऊपर करता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने जो पहले पॉलिटिक्स अपनी पूरी ये 2 महीने 1.5 महीने के अंदर जो उन्होंने जी अपनी सियासत का एक तरीक़ेकार तय किया है,
वो नहीं आएंगे। लेकिन वोट तो पिछली बार भी कर रहे थे, सर वोट, लेकिन शायद अब भी कर और दें। ये फजल रहमान साहब की कोशिशों की वजह से ये आर्टिकल 8 और उनकी बाकी की जो तरमीम है फौजी अदालतों वाली और दूसरी तरमीम, वो इस पैकेज में से लेकिन अब निकाली दोबारा गई है। बनाया जाएगा ना, इसीलिए तो बातें की जा रही हैं, इसीलिए तो दोबारा से मुशावरत का अमल शुरू किया जा रहा है और सर उसमें भी मेरा फजल ख्याल है रहमान साहब को ऑन बोर्ड लेने की बातें की जा रही हैं। सर मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान आपस में हॉकी खेलेंगे। हॉकी का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, गेंद अपने अभी पास तो नहीं रखनी, पास करते हाँ, जाना। लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि सियासतदान खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जस्टिस यही अफरीदी साहब से भी टक्कर ही लेने जा रही है। सर ये तो हर गवर्नमेंट लेती है, बल्कि ख़ास तौर पे नून लीग की तो ये हमेशा से हिस्ट्री रही है। चाहे आपका आर्मी चीफ हो जी जी। या चीफ और जस्टिस ऑफ हिस्ट्री तो पाकिस्तान फिर हो। ये भी रही है कि जो मियाँ साहब ने सीनियोरिटी प्रिंसिपल बाईपास किया है, जिसको भी बाईपास करके वो लेके आए हो, चाहे आर्मी चीफ लेके आए हो, सर उन्होंने मियाँ साहब को सर दौड़ा मैंने दिया पहले था। भी एक बात कही थी, अभी भी एक बात कहता हूँ, हर इदारा अपने इदारे के साथ खड़ा होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा सवाई काज साहब के माजरत। सवाई का हिसाब के, जी वो एक एक्सेप्शनल जी केस जी। है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा अपने इदारे के साथ खड़े होंगे, अपने वकला के साथ खड़े होंगे। आर्मी चीफ हमेशा खाकी खाकी के साथ खड़ा होता है, काला कोट काले कोट के साथ खड़ा होता है। काले कोट के पीछे भी काले कोट वाले हैं, खाकी के पीछे भी खाकी वाले हैं। अब फैसला ये है कि आगे जाके पॉलिटिशियंस कौन सी साइड लेते हैं। जी सियासतदान ही फैसला करेंगे, तय करेंगे कि ये आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, या सिर्फ ये हाकी खेलेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। और निज़ाम दीन जो हैं उनके निज़ाम की जो गारंटी है वो मुल्क से फरार हो चुकी है और अब जो है वो हुकूमत लगता ये है कि नए चीफ जस्टिस को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी और उनसे अपनी मर्जी के काम निकलवाने की कोशिश की जाएगी, या काजी फैसल साहब की फ़ोटो कॉपी तलाश की जाएगी कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनके हाथ में सारे सरकारी मामलात आ जाएँ, आईनी मामलात आ जाएँ। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।